नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं। सत्ताधारी पार्टी के लोग इन 3 साल की कामयाबियों का खूब जश्न मना रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां इसे कसौटी पर परख रही हैं। सरकार के कामकाज पर लोगों की राय जुदा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इन 3 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक करिश्माई नेता साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मोदी 3 साल में एक नेता देश का नायक बन गया। 3 साल में एक नायक देश का स्टाइल आइकन बन गया। देश का ऐसा नेता जिसे पिछले 3 वर्षों में दुनिया ने ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा। 3 साल पहले ऐसे जादुई शख्सियत के हाथों में देश की कमान आई जिससे दोस्ती करने के लिए 7 समंदर पार के राष्ट्राध्यक्ष भी बेकरार दिखे। 3 साल पहले नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर में माथा टेककर देश को यह संदेश दे दिया था कि अब सिर्फ सरकार ही नहीं बदलेगी, राजनीति बदलेगी, पूरा देश बदलेगा। और इन 3 सालों में देश इस बदलाव को महसूस कर रहा है। सरकार वही, मुलाजिम वही, फाइलें वही, दफ्तर वही, समय वही, उसके बावजूद भी हर कोई काम में लग जाता है। बदलाव शुरू। 3 साल बाद आज मोदी कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर खड़े हैं। मोदी के इरादे आसमान में हैं, तो निगाहें जमीन से भी हटी नहीं। हिंदुस्तान के हर कोने के लोगों को हमारे इस पूर्वोत्तर भारत के साथ जोड़ना, उस दिशा में हम तेज गति से आगे चल रहे हैं। हमारा एक क्षेत्र के साथ केंद्रवर्ती बने, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी का हब कैसे बने, और इसके लिए जिन जिन व्यवस्थाओं का विकास करना चाहिए उसी के तहत हम बल दे रहे हैं। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। तीसरी सालगिरह के उत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के असम से की, जहां उन्होंने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। पिछले 5 दशक से आप सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, वह ब्रिज आज आपको प्राप्त हो रहा है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में दोबारा चुन करके आई होती, तो ये ब्रिज आज से 10 साल पहले आपको मिल गया होता। मोदी कामयाब नेता हैं तो बेहतरीन मार्केटिंग गुरु भी। शायद इसीलिए उनकी सरकार के 3 साल का जश्न बाजार ने भी मनाया। पहली बार सेंसेक्स 31,000 की ऊंचाइयों को पार कर गया। देश केंद्र की मोदी सरकार के 3 सालों का रिपोर्ट कार्ड चेक कर रहा है। विपक्ष सरकार के कामकाज को कसौटियों पर परख रहा है, तो बीजेपी 3 सालों के कामकाज का बखान करते नहीं थक रही है। ये 3 सालों में दुनिया में देश का गौरव प्रस्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सफल रहे हैं। तो खेती की ग्रोथ 4.3% थी। जैसा आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा, 3 साल में वो 4.3% से गिरकर औसत ग्रोथ 1.2 से 1.4 तक आ गई। ये अपने आप में दिखाता है कि वो सरकार क्या थी और ये सरकार क्या है। लेकिन जनता के बीच कोई उपलब्धि नहीं, इतना ही हम कर सकते हैं। हम तो कहते हैं 3 साल पे विशेष सत्र बुला लेते, कम से कम 2 दिन बहस हो जाती है, क्या उपलब्धि है क्या नहीं उपलब्धि है। 3 साल में अपने तमाम फैसलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को करिश्माई प्रधानमंत्री कहा। सर्जिकल स्ट्राइक और वीवीआईपी कल्चर खत्म करने का फैसला लेकर मोदी ने साबित किया कि वो कभी भी बड़े और रिस्की फैसले ले सकते हैं।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के जन्मदिन पर अचानक उनके घर पहुंचकर मोदी ने संदेश दिया कि वो कभी भी चौंकाने वाले फैसले ले सकते हैं। मोदी खुद फिट रहते हैं, रोजाना 1 घंटे योग करते हैं। 21 जून को उन्होंने विश्व योग दिवस मनाने की पहल की और पूरी दुनिया ने इसे माना। मोदी ने पूरी दुनिया में अपनी भाषण कला का डंका बजाया। उन्होंने एक दिन में 3-4 जगह भाषण दिया तो सबकी स्क्रिप्ट अलग अलग थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का अंदाज और उनकी भाषण कला, उनकी मेहनत देश के लोगों को पसंद है। जो बीजेपी 3 साल पहले कुछ राज्यों में फैली थी, अब पूरे देश के नक्शे में उसका कब्जा दिखता है। आज का दिन कैसा लग रहा है? कांग्रेस और क्षेत्रीय दल हाशिए पर जा चुके हैं। आज की तारीख में देश के 17 राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की सरकार है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, असम, उत्तराखंड और हरियाणा में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम में बीजेपी गठबंधन की सरकार है। मोदी की करिश्माई शख्सियत के आगे विपक्ष हवा हो गया। मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही, लेकिन जनता ने सिर्फ मोदी की सुनी। मोदी की लहर में जातिवाद, संप्रदायवाद और परिवारवाद की राजनीति के दिन लद गए। एक के बाद एक घपले, घोटाले और 12 लाख करोड़ के करप्शन के आरोपों के बाद एक नई सरकार बनती है और 3 साल ऐसे चलती है कि हमारे विरोधी भी 3 साल तक हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इन 3 सालों में मोदी कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, लगातार चलते रहे, बढ़ते रहे। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हो क्या, इतना दौड़ते रहते हो? मैंने कहा 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के इन 3 सालों में कई कामयाबियां हैं तो कुछ नाकामियां भी। जब जब लगा कि मोदी पर लोगों का भरोसा डोल रहा है, तब तब मोदी कुछ ऐसा कर गए कि उनका कद और भी बढ़ गया। मोदी सियासत की दुनिया के ऐसे गुरु बन चुके हैं जो अपनी आलोचनाओं की आंधी को भी अपने पक्ष की हवा बनाने का हुनर जानते हैं। आज तक ब्यूरो। पिछले 3 वर्षों में नरेंद्र मोदी का कद अब पार्टी की सीमाओं से ऊपर हो गया है। वही नेता हैं, वही नायक हैं, पार्टी के वही अकेले सुपरस्टार प्रचारक हैं। उनकी बातें सरकार का वादा है। उनके चौंकाने वाले फैसलों के आगे उनके सिपह सालार भी नतमस्तक हैं। सुनिए मोदी के मंत्रियों की जुबानी इन 3 सालों की कहानी। साल ऐसा है कि हमने 16,800 किलोमीटर रोड कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड किया है। दिस इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड कि एक साल में इतना काम कभी किसी देश में दिया नहीं गया। लेकिन ये जो वॉक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने अप्लाई किया है, अभी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे सरकार की है। तो मुझे भारतीय होने का गर्व प्राप्त हुआ है। हर सेक्टर में इतना काम हुआ है कि मुझे भारतीय होने का जो गर्व है वो मुझे मोदी जी की सरकार से प्राप्त हुआ है। मोदी सरकार के जितने भी निर्णय हुए हैं महत्वपूर्ण, गरीब को केंद्र बिंदु रख करके, नौजवान को केंद्र बिंदु रख करके, क्योंकि आज का भारत 65% से अधिक नौजवानों का भारत है। भले ही वो जनधन योजना थी, भले ही वो मुद्रा योजना थी, भले ही वो स्टार्टअप योजना, भले ही वो नोटबंदी का फैसला था। और ना केवल ये गरीब को समर्पित निर्णय थे, बल्कि पूरे साहस निष्ठा के साथ हमने 3 नए प्रोग्राम किए हैं। एक, प्रो बोनो लॉयरिंग, वकील अपने को रजिस्टर करें, हम फ्री लीगल एड देंगे डिस्ट्रिक्ट में, सबऑर्डिनेट में, स्टेट में। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा, जो हमारे कॉमन सर्विस सेंटर आईटी की महिलाएं काम करती हैं, लोग काम करते 2.5 लाख हैं, वहां पर एक हमने लीगल एड प्रमोटर की बात कही है और वो गरीबों को हेल्प करेगी, जहां नालसा के सिस्टम में वकीलों से कोऑर्डिनेट करेंगे। और तीसरा, हम शिक्षा मित्र जस्टिस फ्रेंड को नियुक्त कर रहे हैं। 10 साल के पुराने जहां जहां केसेस हैं डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे लगभग 1000 डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं। इस सरकार ने पहले दिन से प्राथमिकता रखी है कि विकास गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे। विकास का जो लाभ है
वो समाज में जो अंतिम छोर पे लोग खड़े हैं उन तक पहुंचे। हम उस काम को ईमानदारी से करने में सभी जुटे हुए हैं। उसके अलग अलग पहलू होते हैं। वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी ने इस देश में जिस प्रकार का व्यापक परिवर्तन दिया है, चाहे वो विमुद्रीकरण हो, चाहे वो जीएसटी हो, लर्निंग आउटकम्स ये डिक्लेयर किए, ये सब स्कूल के दीवार पर भी लगेंगे, पेरेंट्स को भी मिलेंगे कि आपका बेटा 5वीं में है, इसको इतना आना चाहिए। और टीचर को हैंडबुक बना दिया है, तो टीचर की अकाउंटेबिलिटी, सबकी अकाउंटेबिलिटी स्थापित की है। तो राइट टू एजुकेशन में हम बदलाव कर रहे हैं और 5वीं और 8वीं में रोकने की इजाजत राज्यों को दे रहे हैं। 10वीं की बोर्ड मैंडेटरी किया। 2,36,00,000 स्टूडेंट्स 10वीं में बोर्ड एग्जाम देते हैं, केवल 7 लाख स्टूडेंट नहीं दे रहे थे। यह एबरेशन था। सब पेरेंट्स ने स्वागत किया और टीचर एजुकेशन का कंप्लीट रिफॉर्म कर रहे हैं। बुनकर को न सिर्फ डिजिटल पेमेंट से जोड़ना, बल्कि बुनकर हो या शिल्पकार, उसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देना ताकि वो जो बनाता है उसे बिचौलियों को देना ना पड़े, बल्कि वो ई कॉमर्स के माध्यम से या फिर भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया गया इंडिया हैंडमेड बाजार का पोर्टल हो, उससे जुड़ के अपना सामान डायरेक्टली बेच सके, ताकि जो फायदा आज तक मिडिलमैन को होता था वो फायदा अब डायरेक्ट किसी बुनकर को या शिल्पकार को हो। अगर इकोनॉमी के अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस लाया गया है तो वो इन्हीं 3 सालों में आया है। विश्व के अंदर चाहे इकोनॉमी का जो भी हाल हो, लेकिन भारत के अंदर इकोनॉमी अभी भी बिल्कुल है और वो कॉन्फिडेंस आया है। देश दूसरे दुनिया के लोगों को भी आया है, भारतवासियों को भी आया है। जो अभी तक पिछड़ा वर्ग होता था, जो भारत की आत्मा है, किसान है, गरीब है, गांव, महिला, यूथ, जितनी भी स्कीमें आप उठा लें, मैं आपको बतला सकता हूं कि वो इन सभी वर्ग के लिए बनी हुई है। That is the essence of today's government. That is the essence of मोदी सरकार। सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए पिछले 3 सालों में जो काम किया है, और जैसे ये सेक्टर बढ़ रहा है एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग से भी ज्यादा तेज रफ्तार में, वो दिन दूर नहीं कि जितनी ये इंडस्ट्री बढ़ेगी उतनी किसान की फसल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल किसान की फसल है। तो किसान को जो मंडी में सही रेट नहीं मिलेगा, पास की प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में उसके पास अल्टरनेटिव एक मार्केट जब होगा, तो एक जब डिमांड बढ़ेगी तो उसको अच्छी कीमतें भी बढ़ेंगी। लेकिन हमारा निशाना ये कि हर किसान वैल्यू एडिशन की तरफ चले, ताकि जो बिकता है बाजार में वो बेचे, लेकिन अपने पास से भी वो कुछ वैल्यू एडिशन करके अपनी आमदन को बढ़ा सके। प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे थे। उनका चुनावी अश्वमेध सरपट भाग रहा था, लेकिन बिहार में उनके अश्वमेध को नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी ने थाम लिया। बीजेपी को बिहार में करारी हार मिली। वो सबक मोदी को याद था। यही वजह है कि यूपी में उन्होंने कोई गलती नहीं की। उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा। 3 साल पहले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीत ली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या होगा, सबकी निगाहें इसी पर लगी थी। मोदी बिहार में हार का जख्म भूले नहीं थे, लिहाजा यूपी में फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। साम दाम दंड भेद सारी नीतियां चल रही थी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है भेदभाव मुक्त शासन चलाने का। किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच के आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मोदी के लिए यूपी का रण आसान नहीं था। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन करके काम बोल रहा है कि नारे के साथ मैदान में उतरे थे, तो वहीं मायावती को सत्ता में वापसी का योग नजर आ रहा था। सबके निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। काशी के होने वाले चुने वाले कम से कम सच बोलो। समाजवादी सरकार ने
वहां 24 घंटे बिजली दी है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, आप गंगा मैया को बहुत मानते हो, आप गंगा मैया के बेटा हो, आप गंगा मैया की कसम खाओ और बोलो समाजवादी पार्टी 24 घंटे बनारस में बिजली दे रही है कि नहीं दे रही है। मोदी ने यूपी चुनावों में दिन रात एक कर दिया। एक एक दिन में 4-4 जनसभाएं की। नतीजा ये हुआ कि यूपी में बीजेपी को अभूतपूर्व बहुमत मिला। बीजेपी ने 403 में से अकेले 312 सीटें जीत ली। मोदी ने एक बार फिर से चौंकाते हुए देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनाया योगी आदित्यनाथ को। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि अगर कामयाबी बरकरार रखनी है तो उन्हें मोदी के बनाए रास्ते पर ही चलना होगा। यही वजह है कि योगी के हर भाषण में, हर बात में मोदी का जिक्र होता है। बंधुओं, पहली बार आजादी के बाद ऐसा लगा कि देश के अंदर जनता की सरकार है। मोदी ने योगी को यूपी की सत्ता सौंपी तो योगी भी जानते हैं कि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव में सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर ही होगी। उत्तर प्रदेश ने भी मोदी का राजयोग तय किया था। 2019 में भी यूपी ही सत्ता का निर्णायक होगा। आज तक ब्यूरो। जी हां, हमारी खास पेशकश में अब आपको दिखाते हैं मोदी ने इन 3 सालों में कौन कौन से चैलेंज लिए और इन चुनौतियों को जीतकर मोदी की लोकप्रियता ग्राफ कैसे आगे बढ़ती चली गई। देखते हैं ये रिपोर्ट। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ठीक 36 महीने यानी 3 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री के रूप में 3 साल बाद जिस मोदी सरकार को लीक से हटकर देखा जाता है, 26 मई 2014 को भी सब कुछ लीक से हटकर ही रहा था। जी हां, वो तारीख जब मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में जबरदस्त इंतजाम किए गए थे। सब कुछ जितना भव्य था उतना ही दिव्य भी। इस शपथ समारोह में तकरीबन 4000 देसी विदेशी मेहमान जुटे। इस समारोह में देश के बड़े नेता थे, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से लेकर सार्क देशों के नेता भी इस शपथ समारोह में शामिल हुए। अगले 5 साल मोदी सरकार किस तरह से चलने वाली है, मोदी देश और दुनिया में बड़ा नाम करने वाले हैं। शपथ समारोह इसका भी ट्रेलर था। और आज भी मोदी की लोकप्रियता में कोई शक नहीं है, न ही इसमें कि शहरी मध्यम वर्गीय बहुसंख्यकों का विश्वास मोदी में बना हुआ है, और न ही इसमें कि सरकार के कामकाज का आकलन करते हुए उसमें से मोदी फैक्टर को अलग किया जा सके। ये बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है। परफॉर्मेंस और परसेप्शन दोनों ही मोदी है। अच्छे दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। आंख झुका करके बात करेंगे, और न ही हम आंख दिखाकर के बात करेंगे। हम दुनिया से आंख मिलाकर बात करेंगे। 3 साल पूरे होते होते मोदी सरकार ने यह भी साबित कर दिया कि जरूरत पड़ी तो समाज में बदलाव के लिए वो उन मुद्दों से भी दो हाथ करने को तैयार हैं जो विवादास्पद भी रहे हैं और छवि पर खरोच भी लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले सरकार के 3 साल की उपलब्धियों का खाका आपके सामने पेश करते हैं। 3 साल बाद मोदी सरकार नए नारे को बुलंद कर रही है, साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है। आज मध्यरात्रि यानी
8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। रात 8 बजे मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और सुबह देश बैंकों की लाइन में था। 500 और 1000 के नोट रद्दी बन चुके थे। देश की 87% करेंसी चलन से बाहर हो चुकी थी। काला धन और नकली करेंसी को खत्म करने के लिए मोदी ने नोटबंदी की तो देश में विरोध की आवाज भी उठने लगी। ऐसा लग रहा है जैसे आर्थिक इमरजेंसी पैदा हो गई। साल बोलेगा खाना बंद, परसों बोलेगा नीट बंद। 3 दिन के अंदर इसको वापस लो, नहीं तो इस देश के अंदर बगावत होगी। बैंकों की लाइनों में मार पिटाई होने लगी। मोदी ने 50 दिन मांगे और भरोसा दिलाया कि 50 दिन बाद सब कुछ ठीक ठाक होगा। मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। 50 दिन बाद लोगों के हाथों में नए नए गुलाबी नोट थे और काफी हद तक सब कुछ कंट्रोल में था। लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोल सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। मोदी ने डिजिटल क्रांति भी छेड़ी और देश को कैशलेस होने का मूल मंत्र भी दिया। जो लोग मेरी मन की बात सुनते हैं, उसमें भी मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक उपाय है कैशलेस सोसाइटी। ये नकदी नोटे रुपये देने वाला कारोबार धीरे धीरे कम होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, इस पर जाना चाहिए। भारतीय सेना ने एलओसी पार करके पाकिस्तान में आतंकियों के 7 कैंप तबाह कर दिए। यह ऑपरेशन पूरे 4 घंटे तक चला। 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में इंडियन आर्मी के लोकल हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले में देश के 18 जवान शहीद हो गए। भारत का खून खौला हुआ था और पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था। रक्षा विशेषज्ञों की नजरों में सर्जिकल स्ट्राइक करना बहुत जरूरी था। आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक को सही ठहराया गया और 125 करोड़ जनता ने भी मोदी के इस फैसले को सही ठहराया। सीमा पार करके इन फिदायिन हमलावरों ने इसको तहस नहस देश को करने का प्रयास किया, लेकिन हमारी सेना, जाबाज सेना ने पिछले कुछ ही महीनों में इन 17 प्रयासों को भी सब विफल किया। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ही इन फिदायिन हमलावरों को मौत के घाट उतार दिया।
शुरुआती सुस्ती के बाद सरकार आर्थिक मोर्चे पर कई बड़े रिफॉर्म लाने में सफल रही। इनमें जीएसटी सबसे बड़ा कदम साबित हुआ, जिसके लिए राजनीतिक सहमति बहुत जरूरी थी। मोदी सरकार ने इस मोर्चे पर बड़ी कामयाबी पाई। नौ अप्रैल 2016 को मोदी कैबिनेट ने यह फैसला किया और 1 मई से देश भर में मंत्रियों और अफसरों की गाड़ियों पर लाल, नीली, पीली बत्ती लगाने पर रोक लगा दी। इन 3 सालों में मोदी सरकार ने परसेप्शन मैनेजमेंट के मामले में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के 3 साल हो गए, लेकिन इन सालों में क्या हाल है? मोदी की योजनाएं कितनी कामयाब हुई हैं? मोदी के आदर्श गांवों का रियलिटी चेक आपको दिखाते हैं, वो गांव जो बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों को दिए गए हैं। और मैं सांसदों से आग्रह करता हूं कि वो अपने इलाके में 3000 से 5000 के बीच का कोई भी गांव पसंद कर ले। 16 तक अपने इलाके में एक गांव को आदर्श गांव बनाए। मोदी ने देश में सांसद आदर्श ग्राम योजना का ऐलान किया। एक ऐसी योजना जिसके तहत गांवों में विकास और बुनियादी ढांचे के लिए सांसदों को एक एक गांव गोद लेना था और उसे आदर्श गांव बनाना था। लेकिन मोदी सरकार के 3 साल बाद कितने आदर्श बने सांसदों के गोद लिए गांव? आइए इसका रियलिटी चेक करते हैं। शुरुआत मोदी के गोद लिए गांव से करते हैं। जयापुर गांव में विकास का नारा दिया गया, बहुत कुछ बदला भी, लेकिन जो नहीं बदली वो है यहाँ पर कुछ हद तक महिलाओं की स्थिति, जो कि अभी भी कुएं से इस तरह से पानी निकालने को बेबस है, क्योंकि पानी की समस्या अभी भी जयापुर गांव में बरकरार है। या तो कुछ घरों में हैंडपंप लगे हैं तो उन हैंडपंप से महिलाएं पानी निकालती हैं, पीने का पानी भी हैंडपंप से ही निकाला जाता है, या फिर ज्यादातर जो यहाँ के घर हैं उनमें कुएं के जरिए अभी भी महिलाओं को पानी निकालना पड़ रहा है। पीने के लिए कहाँ से पानी लाते हैं? एक कुएं से पीते हैं। कुएं का ही पानी निकालते हैं? हाँ। हैंडपंप नहीं है? नहीं, हैंडपंप है लेकिन दूर पे है। इसी पानी से कपड़े धोते हैं, बर्तन साफ करते हैं और यही पीते हैं? सब नहाते हैं, धोते हैं, सभी करते हैं। गोरू चौगर सबको यही। ये है मध्य प्रदेश में देवास जिले के अजनास गांव की तस्वीरें। जी हाँ, इस गांव को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गोद लिया है। 3 साल बाद ये गांव कितना आदर्श बना, इसका रियलिटी चेक करते हैं। गांव में सड़कें दुरुस्त हो गई हैं, बिजली 24 घंटे आती है, पीने का पानी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, लेकिन आबादी को देखते हुए कोई अस्पताल यहाँ नहीं। बहुत फर्क पड़ा है सर, बहुत काम हुआ है यहाँ पे। बाकी 1.5 करोड़ की नल जल योजना चालू हुई है। समस्या सर जो थी वो लगभग हो रही है पूरी, और कुछ काम हो भी चुके हैं, जैसे लाइट का काम है, और जल चल रही है उसका कुछ काम बाकी भी है, चल भी रहा है। फायदा ये लाइट भी लग गई है, हेलोजन और नाली है, ये कुछ नहीं बनी है अभी। ये है गृह मंत्री राजनाथ सिंह का गोद लिया गांव। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीने का पानी तो गांव में उपलब्ध है, लेकिन कई समस्याओं से गांव दो चार है। जो अपेक्षाएं थी उनके अनुरूप नहीं हो पाया है, मगर विकास हुआ है। और विकास के नाम पे जो है बैंक खुल गई है, और हमारे गांव में एक पानी की टंकी का निर्माण हो रहा है। जिस हिसाब के बड़े नेता हैं उस हिसाब से कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, बस एक बैंक खुली है, थोड़ा लाभ हुआ है लोगों को। गांव में विकास तो हुआ है, लेकिन इतने से गांव वाले खुश नहीं। राजनाथ सिंह जी ने जब से बेती गांव को गोद लिया है तब से विकास के कुछ काम तो जरूर हुए, लेकिन लोग खुश नहीं। इस इलाके में लोगों को स्वच्छता को लेकर के जागरूकता तो है, लेकिन अब भी इस गांव के 90% लोग बाहर में शौच जाते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां आपने देख ली, अब आपको दिखाते हैं कि किस मोड़ पर पीछे रह गए मोदी। 2014 का कौन सा चुनावी वादा 3 साल बाद भी उनके लिए चुनौती बना हुआ है। मोदी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में उपलब्धियां हैं तो खामियां भी हैं। पिछले 3 सालों में सरकार से चूक कहां हुई है, आइए अब आपको वो भी दिखाते हैं। नौकरियां, इंटरनल सिक्योरिटी, स्वच्छ भारत अभियान, शिक्षा, हेल्थ सेक्टर,
युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरी देना। 2014 में मोदी का सबसे बड़ा चुनावी वादा था, तो इंटरनल सिक्योरिटी मसलन नक्सली हमले और कश्मीर में बदतर होते हालात सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। जिस स्वच्छता मिशन को मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 से बड़े अभियान के तौर पर शुरू किया था, खुद पीएम मोदी झाड़ू लगाते हुए नजर आए थे। उम्मीद के मुताबिक उसके परिणाम नहीं मिल सके। हेल्थ सेक्टर में कमजोर पड़ती मोदी सरकार ने कोशिश जरूर की है। हार्ट में डलने वाले स्टंट के दामों को सरकार ने काबू में किया है। जो 40,000 में स्टैंड मिलता है वो उनको, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को अफोर्डेबल। जबकि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की अभी तक नई पॉलिसी सामने नहीं आई है। तमाम मुद्दों पर उलझन बरकरार है। कई मसले तो कोर्ट तक पहुंच गए हैं। आज तक ब्यूरो। सरकार 3 में इतना ही, लेकिन मोदी सरकार के पास अभी 2 साल बाकी हैं। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।